ज्ञान प्रबोधिनी के विश्वस्त गण, आयोजक के रूप में नितिन कारिया जी, और ज्ञान प्रबोधिनी के आए हुए सारे शिक्षक गण और संस्कृति आर्य गुरुकुलम के कार्यकर्ता गण। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसके ऊपर ज्ञान प्रबोधिनी वर्षों से कार्य कर रहा है। ज्ञान प्रबोधिनी संस्था का कार्य वर्षों से पंचकोश विकास पर है और भारत में ऐसी कम संस्थाएं हैं जो इस पर कार्य कर रही। लेकिन भर्तृहरि जी ने एक अच्छा श्लोक बताया है, वो आज ज्ञान प्रबोधिनी ने चरितार्थ किया है। भर्तृहरि जी बताते हैं कि नागुणी गुणिनम वेत्ति। तकलीफ क्या है कि अगुणी व्यक्ति गुणी व्यक्ति को नहीं समझ सकता, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति को नहीं समझ सकता। न अगुणी गुणिनम वेत्ति। फिर दूसरी तरफ देखते हैं तो गुणीशु मत्सरी। एक गुणवान होता है वो दूसरे गुणवान का मत्सर करता, तो उसको प्रमोट नहीं करता। उसमें नुकसान गुणों का होता है और समाज का होता है। एक ज्ञानी व्यक्ति दूसरे ज्ञानी व्यक्ति का को प्रमोट नहीं करता है, मत्सर करता है, तो उसमें अपमान ज्ञान का होता है, समाज का नुकसान होता है, समाज सही ज्ञान से वंचित हो जाता है। भर्तृहरि जी आगे बताते हैं कि गुणीच गुणरागीच विरलस्तरगोचर। गुणी हो और गुणी का अनुरागी भी, खुद ज्ञानी हो और ज्ञानी का अनुरागी भी हो, ऐसे विरल और कलर लोग मिलते। उसमें से ये संस्था देखे कि खुद पंचकोश विकास का कार्य कर रहे और पंचकोश विकास का कार्य करते करते भी पंचकोश विकास के काम पूज्य गुरु जी विश्वनाथ गुरु जी ने जो संशोधन किया है उनको प्रमोट करने का, कि ये हमारा ही कार्य है। ऐसा है नहीं कि कोई एक संस्था दूसरी है, दूसरी तीसरी, ऐसा नहीं है। जहां जहां जो जो कार्य हुआ है वो परमात्मा की आंतरिक प्रेरणा से, उसमें हमारा कुछ भी नहीं। तो वो एक ज्ञान प्रबोधिनी के एक विश्वस्त ट्रस्टी के नाते नितिन कारिया जी ने बताया, और बाद में आप लोगों को मिलना हुआ तो आज थोड़ी बातें मैं करूंगा जो परम पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने 7 साल बैठकर पंचकोश विकास का जो प्रारूप था उसमें जो उम्र का फैक्टर था, और वो पांडुलिपियों के द्वारा उन्होंने अर्धमागधी पाली भाषा और संस्कृत भाषा, उसमें भी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत तो जानते ही थे, लेकिन वैदिक संस्कृत जो मंत्र को अर्थ करने के लिए उपयोगी होता है, वैदिक संस्कृत, वो वैदिक संस्कृत का अध्ययन करने के बाद उनके बाद वो 7 साल अलग अलग लाइब्रेरी में अलग अलग जगह पर बैठे, और उसके बाद वो प्रतों के द्वारा जो उन्होंने ढूंढ निकाला, वो पंचकोश के बारे में उन्होंने जो बात की वो उम्र वाइज पंचकोश की बात की, और उन्होंने उसमें बहुत महत्व का योगदान और संशोधन किया। तो उस हिसाब से सारे गुरुकुल में जो जो हम कर सकते हैं, शिक्षक गण जो जो हम लोग उसका प्रायोगिकरण कर सकते हैं, तो वो हम कुछ पूज्य गुरु जी को उन्होंने बताया, जो थोड़ा जो ज्ञान है जो उन्होंने सालों की मेहनत के बाद अर्जित किया है, हम कोई और तो नहीं कर सकेगा, स्कूल्स तो नहीं करेगी, यूनिवर्सिटीज तो नहीं करेगी, गवर्नमेंट तो करेगी तब करेगी, लेकिन हमारी जैसी संस्थाएं थोड़ी बहुत जो हम इसी पथ के यात्री, उसमें थोड़ा लेकर हम थोड़े विद्यार्थियों तक ये पहुंचाएंगे तो अवश्य विद्यार्थी का घड़तर अच्छी तरह से कर पाएंगे। हम एक इस राष्ट्र को अच्छी संतति समर्पित कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ उन्होंने विचार रखे थे और उन्होंने जो संकलित किया वो बहुत अनुभवों के आधारित था, क्योंकि 18 गुरुकुल उन्होंने खुद चलाए थे और उसके बाद ये रखा था, वो भी टैलेंटेड लोगों के गुरुकुल चलाए थे, और वहां से बहुत सारे शास्त्री आचार्य वाराणसी से निकले, न्याय दर्शन में निकले, वेदांत में निकले, व्याकरण में निकले। तो वो
गहराई थी जो, उसके बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा। तो पहले पंचकोश के बाद तो आप जानते ही है, कार्य कर ही रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे जो परिचय देना है वो थोड़ा ही देना है ऊपर ऊपर का। तो उसमें, क्योंकि इसमें आप सब लोग जानते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से जो इसमें विशेषता है वो मैं बताकर आगे जाऊंगा। तो उसमें सबसे पहले पंचकोश का विकास का जो वर्णन आया तैत्तरीय उपनिषद, उसके बाद आयुर्वेद में, गीता में दो रीत से आया, एक शब्द से आया और दूसरा अर्थ से आया। और दो पद्धति होती है विवरण करने की, एक तो हम शब्द से करते हैं और एक अर्थ से करते हैं। लुप्त भी ऐसा ही होता है, कोई शब्द से लुप्त हो जाता है, जैसे आयुर्वेद है, कभी लुप्त न होने वाली विद्या है। तो आयुर्वेदो अमृताना, अमृत जितनी भी है उसमें से आयुर्वेद प्रधान है, मतलब न मरने वाली चीजें जैसी है उसमें आयुर्वेद की प्रधानता है। शब्द से संहिताएं नष्ट हो जाए, लेकिन घर पे जो रोटी बनाते हैं, नीम कड़वा, नीम का गुण, गिलोय का गुण, ये सभी तो ऐसे ही रहेंगे, ये कोई नष्ट नहीं हो जाएंगे। लेकिन उसके जो संहिता है वो नष्ट हो सकती है, पुस्तक नष्ट हो सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज हो गया कि वो नाश होने की कम संभावना है, कहीं ना कहीं टिक जाए। हम प्रयासरत है कि हम ये पंचकोश विकास के विज्ञान को गांव गांव शिक्षा, हर एक शिक्षा क्षेत्र पर ले जाए, और उनको जो भी ये बच्चों का समय बिगड़ रहा है अभी की एजुकेशन मेथड के कारण, एक गलत मेथड के कारण उसका बचपन छीना जा रहा है, एक गलत मेथड के कारण उसका जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है, एक गलत मेथड के कारण उसका चारित्र का निर्माण नहीं हो रहा है, उसमें गुण संपादन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक गलत सिस्टम की जो भारत में अंग्रेजों ने डाल दी, अभी तक हम बाहर नहीं निकले हैं। आनंद है कि ऐसी संस्थान है, आज बहुत सारे लोग ये दूसरी संस्थान से भी आए हैं, ज्ञान प्रबोधिनी जैसी संस्थान है बहुत सारी, हम प्रयास करते हैं कि इसमें से ज्यादा बच्चों को यहाँ लाए और इनको सही भारतीय विद्या प्रदान करें, वो हमारा दायित्व। तो उसमें हमको जो करना है वो युक्ति पूर्वक करना है, क्योंकि अभी का मनुष्य इमोशन की भाषा भूल गया है, कर्तव्य की भाषा भूल गया है। उसको लैटिन आती है, फ्रेंच आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन वो शरीर की भाषा भूल गया है, इमोशन की भाषा भूल गया है, कर्तव्य की भाषा भूल गया है। तो उसको अभी लॉजिक की भाषा में उसको समझाना है कि ये करने में तेरा फायदा, क्योंकि राष्ट्र का फायदा अब उसको फायदा नहीं लगता है, कुदरत का फायदा नहीं लगता है, भगवान का फायदा नहीं लगता। अब मेरा क्या है उस पर वो सोचता है, और मेरा भी वो क्या सोचता है, आत्मा का नहीं शरीर का। वो इतना नीचे आ गया है कि अब उसको मन का भी फायदा, खुद के मन का फायदा खुद को नहीं लगता है। आत्मा की बात छोड़ दीजिए, खुद के मन का फायदा भी खुद का फायदा नहीं लगता है, खुद का शरीर का क्या फायदा है वो फायदा। और अब एक और नीचे उतर गया है, शरीर का फायदा भी नहीं लगता है, खुद के रोग में क्या हो सकता है वही उसको फायदा। यानी कि जब तक वो स्वस्थ है तब तक उसको लगता है कि अभी तक कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बीमार पड़ूं तब देखा जाएगा, मैं बीमार पड़ूं, कैंसर हो जाए मुझे तो मैं ढूंढूंगा कोई दवाई, कोई आ जाएगा विदेश से, कोई कुछ जड़ी बूटी आ जाएगी हिमालय से, या तो कोई बाहर वैज्ञानिक संशोधन करके भेज देगा, तब मैं देखूं। उसके पहले मुझे जरूरत है, क्योंकि वो नीचे आता है। हमारे सारे संस्थानों का एक कर्तव्य है कि उसको बचाए और उसको थोड़े ज्ञान देकर, थोड़ा उसको उसके बच्चों को योग्य दिशा देकर उसका हम कुछ कर पाए, इसके लिए ये आश्चर्य। क्योंकि हंसाने वाले कार्यक्रम हमारे गुजरात में बहुत होते हैं, हॉल भर जाता है पूरा और लोग हंसते हैं, और यहाँ नहीं, लंदन तक जो कार्यक्रम होते हैं वो सारे हंसाने वाले, क्योंकि लोगों के पास और कोई ध्येय ही नहीं,
शनिवार के 4 घंटे, रविवार के 5 घंटे कहाँ निकालने हैं? तो लाउफिंग क्लब है या हंसने के लिए निकाल देते हैं। उससे राष्ट्र का क्या होता है वो तो एक प्रश्न ही है। तो एक तो होता है हंसने के कार्यक्रम सारे, बराबर, जिसका कोई परिणाम तो है नहीं, और ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत इसको पड़ती है जो यहाँ से कुछ तकलीफ वाले, क्योंकि मनोरंजन की जरूरत सबसे ज्यादा किसको पड़ती है? जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है, डिप्रेस है। बाकी ऋषि मुनि कहाँ मनोरंजन करते थे? एक भी नाच गान का कार्यक्रम रखा हो ऐसा कोई इतिहास में हो तो दिखाइए कहीं कि उसको जरूरत पड़ती हो कि फ्रेश होने के लिए स्विट्जरलैंड जाना पड़ता हो या और कहीं गए हो, वो एक ही कारण से जाते थे, जगाने। बाकी उसका कोई प्रयोजन दूसरा था ही, खुद आनंदित थे, प्रसन्न थे, इसके लिए तो दूसरों को आनंदित और प्रसन्न कर पाते। तो एक तो होते हैं हंसाने के कार्य, उसका कोई बहुत मूल्य नहीं। दूसरे होते हैं रुलाने के कार्य। कथा होती है तो सब रोने लगते, राम वन में गए, वो खुद को एसी में बैठना है लेकिन राम की बात सुनकर हम सब लोग रोने लगते। किसी का कुछ पिक्चर में देखते हैं तो हम रोने लगते, कोई कार्यक्रम ऐसा होता है तो रोने लगते हैं, लेकिन वो रोना भी हमारा तत्कालीन होता है, उसके बाद कुछ नहीं, हम जैसा करते वैसा ही दूसरे दिन करें। हम रोने लगेंगे, किसी कैंसर के पेशेंट को दिखाएंगे, किसी को कोई अंधे व्यक्ति को दिखाएंगे, वो सब कुछ हम रोने लगेंगे, वाह बाप रे क्या हो गया, बराबर। फिर हम रूम में आकर बंद करके सो जाए कि मेरे रूम के अंदर तो कुछ नहीं ना, जो है वो बाहर है, और बाहर से मुझे कोई मतलब नहीं। उतनी चेतना मुझे विकसित नहीं हुई है कि कोई किसी और का प्रॉब्लम मुझे मेरा लगे। तो वो तो रो लेते हैं, कथा होती है तो सारे लोग रोने लगते हैं, उसके भी कोई अंत में कोई फल नहीं है। ये कार्यक्रम का फल ये है कि आप यहाँ से जाएंगे टीचर तो जग कर जाएंगे, ये जगाने का, आपका माइंडसेट अब बदल जाना चाहिए, उसमें पॉजिटिव बदलाव आना चाहिए कि हमारा ऊपर हम क्या कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं, हमारी संस्था के लिए हम और क्या अच्छा कर सकते हैं कि अच्छी अच्छी संस्थाएं मिली, हमारा कर्तव्य करने का एक अवसर मिला है। तो इसके लिए थोड़ा नॉलेज होना हमको जरूरी, इसकी मैं बात करूंगा। तो पहले गर्भकाल में बच्चा होता है तभी से पंचकोश का विकास शुरू, गर्भ के 3 महीने में अन्नमय कोश का विकास होता है, चौथे महीने में प्राणमय कोश का विकास होता है, 5वें महीने में मनोमय कोश का विकास होता है, 6ठे महीने में विज्ञानमय कोश का विकास होता है, 7वें 8वें 9वें महीने तक आनंदमय कोश। ये गर्भ की यात्रा पूरी की पूरी पंचकोशात्मक है। पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने बहुत सारी प्रथों के संशोधनों के बाद बताया, और गर्भ का विज्ञान एक 100 सूत्र संस्कृत में दिया, तो उसमें बहुत सारी बातें बताई। भारत आज उसका थोड़ा अनुसरण करेगा, बहुत नहीं, हमारी संस्था ने उसका थोड़ा अनुसरण करेगी तो पहला लाभ शरीर के स्तर पर हो जाएगा। इतने अंध और अपंग लोगों के आश्रम है वो बनाने नहीं पड़े, क्योंकि आप प्राचीन भारत देखेंगे तो रामायण के काल में अंध 2 व्यक्ति थे, हैंडीकेप केवल 22 या 24 व्यक्ति। अंध कौन व्यक्ति थे रामायण काल में? श्रवण के माता पिता, बाकी कोई अंध नहीं था। और हैंडीकेप कितने व्यक्ति थे? 22 से 24, उससे ज्यादा नहीं। महाभारत के काल में अंध 2 व्यक्ति थे, धृतराष्ट्र और अंधतमस ऋषि, और अपंग व्यक्तियों की संख्या 35 से 40 थी, उससे ज्यादा नहीं। आज भारत सरकार ने सर्वे कराया आरएसएस की सक्षम संस्थान के द्वारा, और सभी लोगों को कार्ड दिया उनके अपंगता के, दिव्यांगता के अनुसार। आज भारत में वो संख्या गिनी गई, पिछले साल उसका आंकड़ा आया, सक्षम संस्थान में मेरा कार्यक्रम रखा था तो दिव्यांगता निवारण का, उसमें मैं गया था और मेरे 4 लेक्चर वहां पर सक्षम संस्थान वालों ने रखे। सक्षम संस्थान का जो आंकड़ा आया वो आंकड़ा अतिशय चिंताजनक है। पूरे भारत में आज सभी प्रकार की दिव्यांगता के केस, पहले 7 प्रकार की दिव्यांगता थी, पोलियो जैसी, अंधता, अपंगता जैसी, अभी 21 प्रकार की हो गई। थैलेसेमिया, डाउन सिंड्रोम, टाइप 1 डायबिटीज,
जिस बीमारी के कारण एक बच्चा पूरा जीवन या तो बेड पर रहता है या किसी और के ऊपर डिपेंड है, व्यक्ति के ऊपर या दवाई के ऊपर, उसको कहते हैं दिव्यांग। परिभाषा दी, उसके अंतर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगता को परिभाषित किया गया। 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले लोगों का पूरा सर्वे किया है। आंकड़ा आया 4,98,00,000, 4,98,00,000, मतलब करीब 5 करोड़ पूरे भारत, मतलब छोटे छोटे अरब देश के जैसे 4-5 देश हो जाए उतने तो केवल यहाँ दिव्यांग। तो ये क्या हो गया है भारत में, पहले केवल 2-4 लोग और अभी 4-5 करोड़ लोग, 1 करोड़ गुना बढ़ा, इतनी प्रगति की है। 1 करोड़ गुना बढ़े अपंग, उनका क्या कारण? उस समय क्या ईश्वर का कोई वरदान था? इस समय अभिशाप हो गया, पाप का उदय हो गया, क्या हो गया? तो पूज्य गुरु जी ने बताया हमारा अज्ञान बढ़ गया, हमको विपरीत ज्ञान दिया गया और हम ज्ञान लेने का हमने बंद कर दिया, आयुर्वेद सीखने का बंद कर दिया समाज ने। और समाज ने एक बहुत बड़ी गलती, वो गलती ये की कि हमने कैरेक्टर को प्रमोट करना बंद कर दिया, ज्ञानी को प्रमोट करना बंद कर दिया, क्रिकेटरों और एक्टरों को प्रमोट करना चालू रहा जारी। ये बात सही है? आपने विचार करो, ज्ञान प्रबोधिनी संस्था ने इतनी मेहनत करके यहाँ कार्यक्रम रखा, बराबर है? कोई क्रिकेटर आता तो यहाँ कितनी संख्या होती? विचार करो आप, और नहीं, आप अपने पुणे का ही विचार करो, वो सिटी जाने वो सिटी कोई है ही नहीं, ऐसा एक पुणे ही है विश्व। आप पुणे का विचार करो कि एक क्रिकेटर यहाँ आता तो कितनी संख्या होती। दूसरा मैं पूछता हूँ कि एक एक्टर आता तो कितनी संख्या, एक एक्ट्रेस आती, एक एक्ट्रेस आती तो कितनी संख्या, एक नाच गान करने वाला आता तो कितनी संख्या, एक पॉप सिंगर आता तो कितनी संख्या। ये हमारी पीढ़ी है, हमने ये नहीं सिखाया है कि तुझे किसको मानना चाहिए, क्योंकि हमने कभी प्रायोरिटी नॉलेज को दी ही, गुरुकुल कभी हमारी प्रायोरिटी में नहीं आया, नहीं तो वो सीखा था। और मैं बताता हूँ, जब जब ऐसी संस्थाएं कार्यक्रम करे गुरुकुल, अगला किसी कोई भी वक्ता हो, कोई भी वक्ता हो, ज्ञान प्रबोधिनी करे और संस्था ने करे, कम से कम अपने बच्चों को ये सिखाए, युवा बहने हैं तो उसको लाए, उसका प्रमोट करने का आरंभ करें हमारे कार्य। यदि चाणक्य बताते हैं, यदि हमने ज्ञान को और ज्ञानी को नहीं किया तो राष्ट्र का भविष्य 2 सदी से ज्यादा नहीं होगा, तभी में वो गुलाम हो जाए। आज हम देख रहे हैं स्थिति। इसके लिए शिक्षकों का कर्तव्य, हमारी संस्थानों का पहला कर्तव्य है, ज्ञान को प्रमोट करें, सही ज्ञान को प्रमोट करते जाए, पंचकोश विकास अद्भुत ज्ञान उनको प्रमोट करें, हम बताएंगे, ज्ञान प्रबोधिनी बताएगी और संस्था ने बताएगी, उसको प्रमोट करते जाए, ज्ञानी को प्रमोट करते जाए। तो ये पहला गर्भ का, उसमें गलती हुई तो अंध, अपंग, टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चे जन्म लेने लगे, क्योंकि उसको ये नहीं सिखाया कि उसका गर्भधारण के नियम क्या है। हमारी एक गलती आगे आने वाले बच्चों को बेड पर रख सकती है पूरे जीवन। ये जो पाया का मूल का ज्ञान था वो नहीं सिखाया, इसके कारण आज बच्चों की हालत क्या हो गई आप देखो। मैं तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं राजकोट में, और हम हमारे डॉक्टर की टीम है वो उनकी जांच करती है, और हम भी बहुत जगह सेमिनार लेने जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये ज्ञान समाज को देना चाहिए, लगता है हमको ये देना चाहिए। मैं समूह लग्न पर जाता हूँ, समूह लग्न पर मैं उनको बोला, पिछली बार कॉर्पोरेट ने बुलाया था सभी वक्ताओं को, मैंने कहा मुझे आपका कवर नहीं चाहिए, बाकी जो आपने बुलाया उनको कोई बात नहीं, दक्षिणा दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कमिटमेंट आपसे।
आप ये जो समूह लग्न में देते हो टीवी, फ्रीज और वस्तुएं, फर्नीचर वगैरह, बराबर है, वो आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो तो खुद शादी की है तो कमा है, और आप नहीं दोगे तो वो खुद कमा कर, और इतनी शक्ति नहीं ना तो उसको शादी नहीं कर। कोई फर्नीचर दे, कोई मुझे टीवी दे और मैं शादी करूं, तो फिर वो कितने दिन देने के लिए आएगा, बराबर है, अंते तो उसको ही चलाना पड़ेगा। तो उतनी ताकत नहीं है तो शादी भी ना करे, वही अच्छा है। राष्ट्र को ऐसी संतति नहीं चाहिए, ऐसा युवा नहीं चाहिए, उसको खुद आत्मविश्वास पूर्ण हो ऐसे युवा चाहिए। तो आप ये मत दो। लेकिन हमारा 3 संस्कार जो जो संस्था ने करवा रही है, गर्भ संस्कार और दिव्य संतति यज्ञ करवा रही है, वो की कमिटमेंट लो। उन्होंने बताया कि वो कमिटमेंट न दे तो मैंने कहा तो उसके ऊपर कोई उपकार न। जिसको अपनी आगे आने वाली पीढ़ी की चिंता नहीं ना, ऐसे मूर्छित व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का उपकार नहीं, बराबर है। और मैंने उसका फॉर्म भरवाए, 400 फॉर्म आ गए। आपको केवल कहने की ही आवश्यकता है, वो करने को तैयार ही है, और नहीं करने वाले को नहीं चाहिए। लेकिन हमने पहला उनको नियम ले लिया कि आप जो हनीमून में जाते थे उस समय गर्भ रह जाता है तो एबॉर्शन करते, वो भी पाप है। और गर्भ को रखते हो तो वो दुर्बल होता है, रोगी होता है, क्योंकि उस समय का खान पान आपका तामस होता है, वृत्तियां तामस होती है पूरी की पूरी, तो वो बंद करवाया। और टिकट देते थे जो लोग संस्थान वाले, उनको बंद करवाया कि आप टिकट मत दो। मेरा शौक पूरा करने के लिए मुझे भी किसी की टिकट नहीं लेनी चाहिए। सेवा करने के लिए मैं किसी की टिकट पर जा सकता हूँ प्रवास, लेकिन मैं मेरे खुद के लिए मुझे मौज मजा करने जाना हो तो खुद किसी का भी मुझे टिकट नहीं लेना चाहिए। ये एक आत्मगौरव। मुझे भी छूट तब है तब मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूँ और कोई मुझे टिकट दे और मेरी स्थिति नहीं है तो उसकी टिकट ले, बाकी का नहीं है। बाकी मैं मौज मजा करने के लिए जाऊँ और कोई मेरी टिकट कराए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनमें परिवर्तन आया, दिव्य संतति यज्ञ कराए, तो इस माध्यम से हम गर्भ का विज्ञान स्थापित करना चाहते हैं। ये पहली, इसमें पंचकोश का विकास होता है पहली बात। अब बच्चे का जन्म हो तब बहुत सारी गलतियां होती है, इसके कारण उसका पंचकोश में बाधा है विकास। जन्म के समय गलतियां होती है, ऐसी लाइटें चालू होती है सभी जगह पर, वो बच्चों के आंखों को नुकसान करती है। डिलीवरी के टाइम पर बहुत सारे डॉक्टर्स वैद्य गलती करते हैं, तो उसके विकास में बहुत सारी बाधाएं आती है, आपको पता है, बराबर है। जन्म के समय कुछ संस्कार नहीं होते हैं तो वो भी बाधा आती है। तो ये बाधा का निवारण करने के लिए एक नॉलेज सेशन का आरंभ। पंचकोश का विकास गर्भ से ही हो, इसके लिए गर्भ विज्ञान। जन्म से ही हो, इसके लिए अलग अलग प्रक्रिया, उसको नॉलेज दे, क्योंकि उसने कभी स्कूल में पढ़ा ही नहीं था ऐसा। जो ये मॉडर्न एजुकेशन है उसमें तो केजी से लेकर पीजी तक का मैंने अभ्यासक्रम देखा दिन, उसमें कहीं बात जीवन से जुड़ी हुई है ही। हमारी संस्थाएं अलग से देती है, वो बात अलग है, और वो संस्था ने देती है, इसके लिए आज समाज अच्छी तरह से इतना टीका। केवल मॉडर्न पढ़ता तो उसमें अभी थोड़े भी संस्कार नहीं है। आज जो थोड़ा बहुत उसका टीका है ना, वो मैं मानता हूं कि ऐसी संस्थानों ने कार्य किया है, गांव गांव में जाकर सिटी में महिलाओं को, बहनों को लेकर कार्य किया है। इसके लिए आज थोड़ा बहुत टीका है, नहीं तो वो भी नहीं टीका। ऐसे श्रेष्ठी लोगों ने ऐसे बिल्डिंग बनाकर ऐसे शिक्षण को प्रमोट किया है, इसके लिए टीका है। पुस्तकें पढ़ाकर कुछ टीका नहीं है, इसके कारण टीका है वो, क्योंकि आज समाज ने अलग वे से उसको सिखाने की एक शुरुआत कर, गवर्नमेंट से पैरेलल अलग चलकर, क्योंकि वो तो हम उसके भरोसे नहीं रह सकते, कब कौन अधिकारी करेगा नहीं करेगा, हमको अपनी रीत से ही चालू कर देना है। और ये कर दिया है, ज्ञान प्रबोधिनी ने कर दिया है, अपने पुस्तक छापे अलग से, पंचकोश का देख, वो कोई अभ्यासक्रम में थोड़ा है गवर्नमेंट, वो खुद अपने संशोधन करके खुद अपना जुटा कर व्यवस्था किसी भी रूप में वो कर दिया है चालू। तो वो अलग माध्यम से एक शिक्षण शुरू हो गया है। वो तो अभी तो कोर्स में जब आएगा तब आएगा, और आने के बाद भी शिक्षक कहाँ से लाएंगे पढ़ाने। सबसे बड़ा तो वो तकलीफ है ना, लोग कहते हैं कि चारों वेद आ जाएंगे, गीता आ जाएगी, लेकिन वो सब आ जाएगा, आज भी हमारे घर पे गीता पढ़ी है। पढ़ी है, पढ़ी किसने? पढ़ी तो बहुत टाइम से है,
तो वो आ जाएगा तो ऐसे शोकेस में रख दिया जाएगा, वो ओके। लेकिन पढ़ाने वाले कहाँ है, आचार्य कहाँ है? वो तो है नहीं। वो तैयार करने का काम हम लोगों को, वो तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, वो तो संस्थानें कर सकती है, उनकी जिम्मेदारी है। तो ये एक जन्म के बाद क्या करे क्या न करे। पंच कोश में से सबसे पहले कोश का विकास हो जाता है अन्नमय कोश का विकास। उसकी आयु मर्यादा है 0 से लेकर 5। ऐसे अन्नमय कोश का विकास पूरा जीवन रहता है, लेकिन पीक पॉइंट पर कब होता है? 0 से 5। उसमें सेल बहुत आते हैं, बहुत बदलते हैं बच्चों। ग्रोथ हार्मोन्स का सेक्रेशन फास्ट होता है, इसके लिए उसकी ऊंचाई बढ़ती है। बच्चा दौड़ता है, खेलता है, कूदता है, उसका ग्रोथ हर एक तरह से बढ़ता जाता है, वो सेल्स डेवलप होते हैं। उस समय क्या क्या ध्यान रखें? सबसे पहले ध्यान रखना है आहार की। कदाचित हम गलत खा ले तो चलेगा, लेकिन बच्चों को कभी भी बाहर का पैक फूड, जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खिलाना। चॉकलेट, बिस्किट नहीं देने चाहिए, इसके कारण उसके दांतों पर चिपक जाता है, और चॉकलेट चिपकने से निकल नाम की धातु का यूज होता है, चोको पाउडर का यूज होता है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स का यूज होता है, वो दांत में कृमि कर देते, और वो जीवन भर के लिए उसके दांतों में कृमि लगे रहते हैं, तो दांत बिगड़ जाते हैं। उसके कारण अंतर यानी कि पेट में भी वर्म्स होते हैं, कृमि होते हैं। तो ज्यादातर बच्चों का आहार उत्तम होना चाहिए, गाय का दूध, गाय का घी, प्रॉपर उसको पोषण मिले ऐसा आहार, तो अन्नमय कोश का विकास बराबर होता है, जिसको हम सात्विक आहार कहते हैं। ये खास शिक्षण संस्थान में भी ध्यान रखते हैं, उसका प्रॉपर फूड करना है सब लोगों। उसके ऊपर कार्यक्रम होने चाहिए। आयुर्वेद का कार्यक्रम हम हर एक संस्थान को आह्वान देते हैं कि हमारे पास जो पूज्य गुरु जी ने संशोधन किया है, अनेक संस्थानों में ऐसे कार्यक्रम हो। 2 लाख मैं संस्थान में, मेरी संस्थान में मैं कार्यक्रम करूं तो प्रभाव नहीं होता है, इसके लिए मैं मेरी संस्थान में कार्यक्रम करने के लिए दूसरे को बुला, बराबर। क्योंकि क्या है कि माँ है, वो अपने बच्चों का कान वो नहीं कर सकती है ना, उसको कान में कड़ी पहना नहीं है, क्योंकि बच्चा ये मानता है कि इससे माँ को फायदा हो, तो दूसरे को बुलाना पड़ता है। आप समझ गए? मानो आपकी संस्थान के हेड बोले कि आपको 2 घंटे ज्यादा शिक्षा में देने, तो आपको लगेगा कि ये इसका फायदा इसलिए बता, बराबर है। मनुष्य का मन ऐसा ही सोचता है। तो और लोगों को, जैसे हम तैयार है तो उसको तैयार है, और कोई तैयार है तो उसको बुला सकते हैं, लेकिन तैयार होकर उसको संस्थान में कार्यक्रम कराएंगे तो एक संस्था सौहार्द बढ़ेगा। दूसरा, नए व्यक्ति एक नया हो तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है साइकोलॉजी। ज्ञान प्रबोधिनी ने बुलाया है तो ऐसा नहीं है, पंचकोश का उनका भी काम है, लेकिन ये क्यों है? क्योंकि एक नया परिचय होगा और नया व्यक्ति नया विषय लेकर आएगा, तो वो ज्ञान का हमारा आदान प्रदान। तो ये सात्विक आहार का हमारा जो संशोधन है, क्या आहार देना, वो विकृत आहार देने से क्या क्या नुकसान होते हैं, जिसके कारण हम पूरा जीवन बच्चे बीमारियों से जूझते हैं। तो सात्विक आहार पहला। दूसरा, सात्विक विहार। अब सात्विक विहार यानी क्या? मतलब जो हम जीवन जीते हैं, उसके जो हम एक्टिविटीज या क्रिया करते हैं, उसको उसको विहार कहते हैं, वो सात्विक होना चाहिए। सपोज नींद, बराबर है, खेल, वो सब विहार। अब आज देखिए, प्री स्कूल है, 3 से 5 साल के लोगों बच्चों की चल रही है, पुणे में भी चल रही होंगी बहुत जगह बाहर। अब बच्चों को वहां पर क्या करते पता है? वो रात को सोता है 10, 11, 12 बजे, सुबह 7 बजे की प्री स्कूल होती है या 8 बजे की होती है, तो 6, साढ़े 6 बजे उठा देते हैं, तो नींद में ही होता है, और नींद में उसको स्नान करवा देते हैं, स्नान करवा के नींद में ही उसको नाश्ता करवा देते हैं, वो ऐसे ऐसे नींद ले रहा है, और उसको वैन में डाल देते हैं, एम्बुलेंस में जैसे मरीज को डाल देते हैं उस तरह।
तो वो डालकर वो चला जाता है पढ़ने के लिए, बराबर है। अब वो क्या सीखता है पता नहीं, इतना ज्ञानी हमको बना देना है उसको कि उसको फिर 3-4 घंटे वहां पर खेलता है, वापस आ जाता है। तकलीफ कहाँ होती है कि जब बच्चा का ग्रो होता है, अन्नमय कोश का विकास, तो हम लोग हमारी दिनचर्या में बदल नहीं करते हैं। हमारी दिनचर्या में बदल करना है, हम नहीं करते तो क्या होता है कि रात को सारी लाइटें चालू, बराबर है, लाइट चालू होती है और बच्चे को सुला देते हैं, लेकिन वो कैसे सोएगा, लाइट चालू है, बराबर। आपको अपना शरीर पता नहीं है तो बच्चों का तो होगा ही कैसे। हमको हमारा शरीर पता नहीं, हमारा शरीर हमारे से बहुत ज्यादा सेंसिटिव, हम बहुत जड़ माइंड वाले। तो हम कोई एक आदमी गिर जाए, बहुत खून निकल जाए, उसका मित्र उसको बोले कि मैं अपना खून देने को तैयार हूं, आप लोगे? तो वो बोल देगा कि हाँ मुझे खून दे दो, चलेगा, कोई भी ग्रुप का चलेगा, ऐसा वो बता सकता है। लेकिन उसका शरीर मानेगा ये, वो स्वीकार करेगा दूसरे का खून, बहुत मैचिंग होगा तभी करेगा ना। वो तैयार है, उसका शरीर तैयार नहीं। किसी की चमड़ी निकल जाए तो उसकी पत्नी बोलेगी कि आपकी चमड़ी निकल गई है, मैं आपसे सुंदर, मेरी चमड़ी आपसे गोरी है, सफेद है, आप मेरी चमड़ी लगा दो। तो वो तैयार हो जाएगा कि हाँ तेरी चमड़ी मेरे से गोरी है, मैं लगा लेता हूं, वो मान जाएगा। उसका शरीर मानेगा क्या? उसकी पत्नी की भी चमड़ी लगाने देगा उसको इस शरीर पर? हमारा शरीर रिएक्ट करता है, वो ज्यादा सेंसिटिव है। कोई भी आहार बच्चों में दिया, उसका रिएक्शन 2, 4, 5 साल में रोग के रूप में आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि लाइट जला देते हैं, लाइट जलाई तो बच्चे को मेलेटोनिन का स्राव प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि उसके शरीर को ऐसा लगता है कि दिन है। तो क्या होगा कि वो प्रॉपर मेलेटोनिन का स्राव नहीं होगा तो उसकी नींद नहीं होगी, गहरी नींद नहीं होगी तो ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन प्रॉपर, ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो या तो बच्चा है वो भद्दा हो जाएगा, एकदम फूला हुआ शरीर वाला हो, या एकदम पतला रहेगा, या एकदम चंचल हो जाएगा, बैठेगा नहीं एकदम। ये सारे लक्षण आज दिखाई देते बच्चों को। बच्चों को बिठाना कठिन है, मनाना कठिन है, मोबाइल छुड़वाना कठिन है, बराबर है। आप मम्मी होकर बोलो उसको मोबाइल छोड़ दे तो आपको छोड़ देगा, मोबाइल नहीं छोड़ेगा। मम्मी और मोबाइल दो ऑप्शन है तो मोबाइल को नहीं। इतना लगाओ जन्मों जन्मों का कहां से आ गया, पता नहीं हमको कि सबकॉन्शियस पर क्या क्या इफेक्ट हो, और ये शिक्षण हमको देना जरूरी। तो प्रॉपर समय पर सुला दो, लाइट बंद कर दो। बच्चों का ये पहला नियम है आहार विहार का। उसको समय से भोजन करा दो शाम को, क्योंकि नींद का और भोजन का मिनिमम 2.5 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। 9 बजे सोया है तो आहार लिया तो पहले आमाशय में जाता है, बाद में पक्व होने के लिए पक्वाशय में जाता है आयुर्वेद की दृष्टि से। बाद में उसका रस बनता है, रस निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब क्या होगा कि यदि आपने अभी आहार दिया और अभी सुला दिया तो आमाशय में आहार है तो वो प्रक्रिया चालू रहेगी, प्रक्रिया चालू रहेगी तो नींद अच्छी तरह से नहीं होगी। एकदम यदि आमाशय खाली हो गया, आहार पक्व होने के लिए चला गया, तब उसको नींद प्रॉपर आएगी। क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ सोए हैं और कोई काम चल रहा है बाहर, कोई मिस्त्री काम कर रहा है, कोई टक 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 कुछ कर रहा है, तो हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती है ना। उस तरह से हमारे शरीर में भी कोई प्रक्रिया चालू होती है, खास करके पाचन की, तब हमको प्रॉपर नींद नहीं है, क्योंकि एक काम चालू है, पूरी शरीर निवृत्ति में नहीं। तो बच्चों का भोजन शाम को 6-7 बजे कराकर 9-10 बजे सुला, जीवन पर बच्चा स्वस्थ रहे। और इस यही ज्ञान को पहले के ऋषि मुनि लोग सामान्य ज्ञान कहते थे, जनरल नॉलेज।
अब जनरल नॉलेज रहा, लेकिन हमने व्याख्या बदली। अभी जनरल नॉलेज के नाम पर हमको क्या सिखाया जाता है कि एवरेस्ट कितना ऊंचा है, कौन चढ़ा है पहले, वर्ल्ड कप कितने देश खेले, किसने पहला लिया, फुटबॉल में कितनी टीम ने भाग लिया, क्रिकेट का वर्ल्ड कप किस कैप्टन ने कितनी बार लिया, नाइल नदी कितनी गहरी है, कौन कर गया है। अब हमको पुणे की नदी पता नहीं है यहाँ, तो नाइल नदी में तो हम कभी नहाने जाने ही वाले नहीं है तैरने के लिए, गए, और ऐसा कभी मिस नहीं होगा कि काश मैंने जान लिया होता नाइल नदी कितनी गहरी है तो मैं डूबता नहीं, या एवरेस्ट के बारे में जान लिया होता कि एवरेस्ट कौन चढ़ा मुझे पता होता तो मैं बच जाता इसमें गिरने से, ऐसा कुछ होता होगा कभी नहीं होगा। लेकिन मेंसिस के नियम बहनों ने नहीं जाने तो अवश्य नुकसान होता है कि उसका फाइब्रोइड हो जाता है, सिस्ट हो जाता है, गर्भाशय के ऑपरेशन कराने पड़ते हैं। इसलिए बहनों के लिए मेंसिस का एक हमने कोर्स बनाया है, रजस्वला परिचय, जो आयुर्वेद की सारी संहिताओं में मेंसिस के समय पर बहनों को पालने के लिए नियम दिए, वो नियमों को एकत्रित करके संकलित करके एक पूरा कोर्स बनाया है, रजस्वला परिचय। और इसमें आजकल के लोगों को पता चल जाए और एक्सेप्टेंस उसको आ जाए, स्वीकार कर ले, उस भाषा में लॉजिकली एक बातें बताई। तो अंशु दीदी वो तो उन्होंने पूरा संकलित करके कोर्स तैयार किया है, अंशु दीदी जी ने, रजस्वला परिचर्या का। कार्यक्रम के बीच में ब्रेक होगी तब आप उनसे जान लीजिए, पूरा पोर्टल उनके पास है और अनेक शिक्षण संस्थानों में उसको ले जाए, तभी वो फाइब्रोइड, सिस्ट जैसे गर्भाशय की बीमारियां दूर होगी, तो बहनें भी स्वस्थ होगी और बच्चों के स्वस्थ के लिए वो प्रयत्न करेगी। तो दूसरा हमने देखा सात्विक विहार होना चाहिए बच्चों, उसका भोजन का समय, उसका नींद का समय और उठने का समय। एक बात याद रखिए, 0 से 5 साल के बच्चों को जल्दी नहीं उठाना। एक बार मैं धार्मिक संस्थान में गया था तो उसको बच्चे को 3 साढ़े 3 बजे उठाया, बोले क्यों, बोले जब कराना है। अब वो फिर आकर वो सो रहा है, उनका माता कहे वो उठ उठ उठ, तो वो 0 से 5 साल के बच्चों को नींद का घात है, उस समय उसको नहीं उठाना है। 5 साल तक कोई जबरदस्ती उस पर नहीं है, क्योंकि अन्नमय कोश का विकास है तो केंद्र शरीर को माने, बराबर। तो उसको वो जब उठे तब उसकी सुबह है, नींद पूरी होते ही बच्चा उठ जाएगा। हमारा जैसा नहीं है कि पड़ा पड़ा रहे, वो वीडियो देख ले, थोड़ा विचार कर ले कि किधर जाऊंगा, क्या करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न वही है। लोग प्रश्न क्या पूछते पता है, बेंगलुरु में कार्यक्रम था, वहां मुझे आपकी बात बहुत सही है, जल्दी उठना चाहिए सुबह में, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न वो है कि हम उठकर करें क्या, क्योंकि कभी कोई काम ही ऐसा नहीं किया है कि जो उसको लगता है करने जैसा, जीवन में कुछ है ही नहीं। अब वो जवाब मैं भी नहीं दे पाई, ये आदमी को मैं जवाब क्या दूं कि जिसके पास दूसरे दिन उठकर करना क्या है, वही प्रश्न है। कि ऑफिस 10 बजे शुरू होती है, बराबर है, खाना 12:30 बजे होता है, चाय 8 बजे होती है, उसके पहले क्या करना है इसके ऊपर, मतलब एक कुत्ता है भी कि भाई उसको भोजन के अलावा और घूमने के अलावा क्या करना है वही पता नहीं है, तो उसको हम कुत्ते के अलावा क्या कह सकते हैं। ये प्रश्न कुत्ते को हो तो स्वाभाविक है, उसके पास पुस्तक नहीं है, पढ़ने की क्षमता नहीं है, और यूट्यूब के वीडियो सुन नहीं सक रहा है कुत्ता, इसके पास ये प्रश्न आए आदमी के पास कि उठकर करना क्या है, जल्दी उठकर, तो आश्चर्य है ना, क्या करेगा वो। अब ये सात्विक विहार की बात, बच्चों का एकदम आप फॉलो करो ये, तो उसको गंभीर बीमारियों से बच जाएगा, बहुत सारे रोगों से बच जाएगा, और एक आदर्श संतति हम राष्ट्र को देते हैं, बराबर। ये दूसरा है सात्विक विहार, अन्नमय कोश के विकास। तीसरा है सुवर्ण प्राशन। अब वो तो आप पुणे में रहते तो यहाँ तो बहुत अच्छा प्रचार है, तो भी मैं इसके विषय पर थोड़ा बता देता हूँ। ये 3000 साल पहले काश्यप संहिता में इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काश्यप मुनि ने इसको बताया, सुवर्ण प्राशनम एतत् मेधाग्नि बलवर्धनम। ये काश्यप ऋषि ने बताया कि
बच्चों को आप अलग अलग वायरस से बचने के लिए अलग अलग वैक्सीन देंगे, वो एक रास्ता है जो वर्ल्ड वाइड लोगों ने अपनाया हुआ है। भारत के पास एक अद्भुत ज्ञान था, जब विश्व को इम्यूनिटी का पता नहीं था तब भारत को इम्यूनिटी का पता था। तो उन्होंने क्या किया कि इम्यूनिटी कोई ऐसी बढ़ा दो कि हर एक वायरस के सामने रक्षण कर दे। देखो कोरोना सबको नहीं हुआ, 5 लोगों को सही वायरस, आपके भी शरीर में आया वायरस, बराबर है। हमको क्यों नहीं हुआ, किसी को हुआ किसी को नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? एक ही घर में, क्योंकि एक की इम्यूनिटी अच्छी थी, एक की नहीं थी, तो दूसरे को हो गया। अच्छा कोरोना तो क्या टीबी भी हो सकता है तुरंत, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि सारा खेल है वो वायरस का नहीं है, इम्यूनिटी का। विश्व में आप वायरस को निकाल नहीं सकते हो, वो तो भगवान ने ही उनको बनाया है। और क्यों बनाया है पता है आपको? वो पता नहीं होगा, वो साइंस में नहीं आता है। साइंस में वायरस के बारे में आता है, लेकिन वायरस क्यों बनाया है वो नहीं आता है। वायरस का हिंदी क्या होता है, मराठी क्या होता है? बैक्टीरिया का मराठी हिंदी क्या होता है पता है आपको? बैक्टीरिया का मराठी हिंदी होता है जीवाणु, बराबर है, जीव अणु है। जैसे दही में बैक्टीरिया है, दही हम खाते हैं तो बैक्टीरिया है, आप देखोगे माइक्रोस्कोप से पता चलेगा वो क्या है, लेकिन वो शरीर पे उपयोगी है, तो वो जीवाणु है, उपयोगी है, उसको क्या कहते हैं? जीवाणु, जीव को उपयोगी है। अब वायरस का क्या होता है पता है? हिंदी विषाणु, विषाणु वो विष है, अर्थात जहर के समान है, अर्थात नुकसानकारक है, वो विषाणु है। वायरस क्या है कि कभी कोई ऐसी घटना बनती है, जैसे बहुत सारे कुत्ते मर गए, बहुत सारे सर्प मर गए, बहुत सारे और प्राणी जीव मर गए मनुष्यों के कारण, तो आप देखोगे कि वो जो हजारों लाखों पशु मर जाते हैं उसमें से एक वायरस निकलता है। बहुत सारे चूहे मर गए, कोई भी प्रकार का बहुत सामाजिक उध्वंस बोलते हैं, आयुर्वेद की परिभाषा में उसको जनपदोध्वंस की संप्राप्ति। तो बहुत सारे जो पशु पक्षी मर जाते हैं तो उसकी एक आह निकलती और उससे एक वायरस निकलता है, वो वायरस सक्रिय हो जाता है यहाँ आते आते, और केवल वो मनुष्यों में ही लगता है, प्राणी पशु में नहीं करता है कुछ भी। और वो वायरस मनुष्य की जाति को खत्म करता है, क्योंकि सामने मनुष्य ने इस प्राणियों के जगत को खत्म किया, प्राणियों से वो वायरस निकली, उसने मनुष्य को खत्म कर दिया। वो कुदरती व्यवस्था है, मनुष्य ऐसा न करे इसके लिए कंट्रोल में रखने के लिए कुदरत ने वायरस, और ऐसे एक नहीं हजारों लाखों। उससे बचना है तो क्या करें? तो बच्चों को ऐसे वायरस से, बहुत सारी डिजीज से बचने के लिए भगवान ने एक दिया है, वो है इम्यूनिटी। वो हम सबके पास, वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भारत के ऋषि मुनियों ने एक अद्भुत औषध दिया है जिसका नाम है सुवर्ण प्राशन। ये सुवर्ण प्राशन का वर्णन काश्यप संहिता में था, लेकिन बीच में अंग्रेजों के काल पर लुप्त हो गया। तो पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने हिमालय के गांव में, कश्याली गांव है जहां काश्यप मुनि ने कश्यप संहिता लिखी है, वो कश्याली नाम का गांव आज भी है। वो कश्याली गांव में जाकर काश्यप संहिता की प्रतों को ढूंढकर उसके वहां पर बैठकर वो काश्यप संहिता को पुनर्जीवित या पुनः लेखन किया उनका। वो 37-38 प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने सर्वप्रथम भारत सुवर्ण प्राशन बनाया। उसमें खुद की जो गोल्ड की भस्म थी अपनी फार्मेसी की, वो लगाई 12 किलो जितनी, और वो प्रदान इम्यूनिटी के स्तर पर गांव गांव किया। तो जैसी सेवा बस्ती थी, आदिवासी थे, स्लम्स थी, उनमें बच्चों को अद्भुत परिणाम। आज नरेश भाई लगभग 5-7 साल से कर रहे हैं, 7 साल से तो पुणे में चल रहा है, 7-8 साल, 8 साल हो गए ना, 8 साल से पुणे में चल रहा है। अलग अलग सेवा दस्ती में चल रहा है, अलग अलग केंद्र चल रहे हैं, 25 जितने केंद्र है लगभग पुणे में। तो अलग अलग जगह पर ऐसे पूरे भारत में 900 से ज्यादा केंद्रों पर हम स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र डोज देते हैं। और ये संस्थान प्रयत्न करती है कि भारत के गुरुजी ने जो ये स्वर्ण प्राशन
सुवर्ण भस्म के द्वारा निर्मित प्रदान किया, उनका लाभ पूरा का पूरे लोग छोटे से छोटी स्कूलों से लेकर बड़े से बड़े, तो हम बच्चों को इम्यूनिटी दे पाएंगे। पोलियो ड्रॉप देकर केवल पोलियो से बचा पाएंगे, लेकिन इससे सारे रोगों से बचा पाएंगे क्या कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो वो देने से इम्यूनिटी बढ़ती है और उसके कारण बच्चों में जो उसका विकास अटका हुआ है वो विकास प्रॉपर होता है, रोग परेशान करते हैं तो रोग से बच जाता है। इसके लिए ये सुवर्ण प्राशन देना बच्चों के लिए बहुत बच्चों को जरूरी है। तो ये सुवर्ण प्राशन बच्चों में बहुत अच्छी पॉजिटिव इफेक्ट है। सुवर्ण प्राशन का इतना महत्व है कि हमने पूरा उसके ऊपर प्रेजेंट किया है, राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है, उपराष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम का, गुरुकुल के नाम का हुआ है। और पूज्य गुरु जी ऐसा मानते थे कि केवल गुरुकुल का है, ये पूरी संस्थान इसको प्रचार प्रसार करे और समाज के अंतिम व्यक्ति, अंतिम बच्चे तक वो पहुंचाए। इसके लिए गुरुदेव का ये संकल्प था कि शिक्षण संस्थान में ये सुवर्ण प्राशन का अभियान अवश्य होना चाहिए। आगे जैसे सुवर्ण प्राशन उपयोगी है, इसलिए इस तरह ही बच्चों के लिए थोड़ी बाल औषधियां भी उपयोगी। तो ये बाल औषधियों को प्रत्येक शिक्षक को जान लेना चाहिए। बच्चे को बुखार आया तो क्या करें, तो थोड़ी औषधियां आपको जान लेनी है। बच्चों को सर्दी बुखार खांसी आए तो क्या करें, तो थोड़ी थोड़ी बातों में उसको एलोपैथी दवाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एलोपैथी दवाई है वो इमरजेंसी के लिए है और तुरंत लेने के लिए, बार बार लेने के लिए नहीं। हम हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि आयुर्वेद है वो माँ है, एलोपैथी है वो मौसी। तो घर पे किसको रखना चाहिए? मौसी बार बार आएगी तो क्या, खुद तो जला कर जाएगी ना, सांस को अलग कर देगी, बराबर है। तो बार बार मौसी का आना बराबर नहीं है ना। पुणे में पता नहीं, हमारे यहाँ तो बराबर नहीं कहा जाता है। तो मासी कभी कभी आए, इमरजेंसी में आए, कभी कभी वार पर तो बराबर है। उसका ऐसा नहीं कि मासी को मार दो, लेकिन उसका उपयोग करो, लेकिन क्या संभल, उसका इतना नजदीक मत जाओ। लेकिन माँ है क्या, आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद के सारे औषध ऋषि मुनि ने दिए, वो निर्दोष है, वो बच्चों को कोई हानि नहीं करते हैं। ज्यादा भी ले लिया कोई तकलीफ नहीं होती है, कुछ नहीं हुआ और ले लिया। पैरासीटामोल बुखार के बिना नहीं ले सकते, अब बुखार नहीं है और आपने ले ली तो तकलीफ करेगी, तो बुखार से भी ज्यादा रोग करेगी। तो फर्स्ट एड में जो हमारा सब एलोपैथी घुस गया है, उसके स्थान पर फर्स्ट एड में प्रत्येक शिक्षण संस्थान के पास आयुर्वेद के औषधियों का परिचय होगा कि ये किसको कहते हैं, क्या काम आता है, कब लेना है, ये इसको बोलते जनरल। ये हमको बहुत रोगों से बचाएगा। बच्चों को बहुत गलती हो जाती है और बच्चों को फीट आ जाती है, कोई तकलीफ हो जाती है, उससे ये औषध बचाएगा बहुत सारे बच्चों को। हमने बहुत सारे रोगों के ऐसे रिव्यू आए हैं गाँवों में से कि हमने ये औषधियों का ज्ञान लिया, बहुत हम अनेक रोगों से बच गए। तो एक शिक्षण संस्था एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल जितना काम कर सकती। पहले के ऋषि मुनि के आश्रम ऐसे थे, वहां पर स्वास्थ्य केंद्र था, वहां पर गर्भ संस्कार केंद्र था। सामान्य व्यक्ति को लगा तो वो कुछ भी पूछने को आता था, तो हमारे शिक्षकों को पता था इसमें ये देना, इसमें ये नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। ये ज्ञान, ये शिविर आपको करनी है, उसमें एक एक को पहचानना है, ताकि आप बच्चों का ख्याल रख सकें, बच्चों की गलत आदत को उस समय आप रोक पाओ। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलता है, वायरल फैलता है, तो बच्चे को पानी पीने का देखना है, मुंह पर ग्लास न लगाए, मुंह पर ग्लास लगाने से वो ज्यादा फैलता है, बराबर है। बैठकर पानी पिए, वहां से साफ सफाई प्रॉपर रखे, क्योंकि उसको तो पता नहीं होता है, वो भी होता नहीं, हमको उसको वो सारी स्वास्थ्य की बात उसको सिखानी होगी। आयुर्वेद की कुछ औषधियां उसके माता पिता को पेरेंटिंग सेमिनार में सिखानी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ ध्यान रखे वहां कुछ भी खिलाए तो भी बराबर नहीं है माता पिता।
तो उनको भी सिखाना होगा। तो वैदिक पेरेंटिंग का एक कंसेप्ट है पूरा, वो इसके लिए है कि स्कूल में पेरेंट्स के लिए क्या है ज्ञान। तो वैदिक पेरेंटिंग का कंसेप्ट 100 सूत्रों में है। पेरेंट को सिखाना पड़ेगा कि उसको औषधिया के लिए क्या ध्यान रखे सब। और अंतिम बात आती है संस्कार। भारत के 16 संस्कारों में से 8 संस्कार 0 से 5 साल के बच्चों में होते हैं। वो संस्कार के पीछे का एक विज्ञान है। तो वो हमको माता पिता को भी समझाना है और इसको, ताकि हमारे बच्चे पहले से ही संस्कारित होते जाए। बहुत लोग बताते हैं कि ये तो हम बाद में कर लेंगे। तो 0 से 5 साल है वो बहुत उत्तम उम्र है बच्चों को कुछ भी डालने की महीने। उसके बाद की उम्र 6 से 10 साल की है, उसके बाद वो कोई सुनता नहीं, क्योंकि तब उसका लॉजिक डेवलप हो गया। बाद में वो पूछता है ऐसा मैं क्यों करूं बता। तो आप समझाते समझाते थक जाते हैं, तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा करूंगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा वो काउंटर ही करता रहता है पूरा। तो आप उसको सिखा नहीं पाओगे बाद में। माता पिता और शिक्षक कब सिखाते? आइडियली 0 से 5 माता पिता का समय है श्रेष्ठ सिखाने का, और 6 से 10 श्रेष्ठ समय है शिक्षकों को सिखाने का। उसके बाद लॉजिक डेवलप हो जाता है उसका, और लॉजिक डेवलप हो गया कि क्या है, बच्चा सोचने लगता है ये सही गलत क्या है। तो 0 से 5 साल तक माता पिता के हाथ में बहुत सारी वस्तुएं और हमारी शिक्षण संस्थान के हाथ में भी है। 3 से 6 का यहाँ चल रहा है, 3 साल से 6 साल का है यहाँ नहीं है ना? है नर्सरी तो है ना, मतलब वो 3 से 6 साल जो बच्चे आते हैं, बराबर है, वो बच्चे का साइकोलॉजी समझना है। वो बच्चे पता है आपको, वो बच्चों में सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षकों का होता है, टीचर का। उनका टीचरों को ध्यान रखना है कि वो 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उनको प्रॉपर जो भी बोलना है, जो भी उसको समझाना है, जो भी उसको खेल खिलाना है, वो प्रॉपर करें। क्या होता है पता है? 3 से 6 साल के बच्चे कौन सा खेल ज्यादा खेलते पता है? विश्व के मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अभ्यास किया है। सबसे ज्यादा खेल वो कौन सा खेलते हैं पता है आपको? वो खेल खेलते हैं टीचर। पता है आपको? आपके यहाँ पता नहीं, हमारे यहाँ तो खेलते हैं। पूना में ऐसा ही है। तो अभी क्या है कि 3 से 6 साल के बच्चे एक टीचर बन जाएगा और बाकी के सब बैठ जाएंगे। फिर वो बोलेगा कि यही तू खड़ा हो जा, यही तू चुप कर, तू बातें मत कर, तू ऐसा कर, तू वैसा न कर, बराबर है। अभी वैज्ञानिकों को, मनोवैज्ञानिकों को ये प्रश्न है कि बच्चा है वो माँ को ज्यादा मानता है, माँ के बिना रह नहीं सकता है, प्रेम माँ का लेता है, बराबर है, और उसका जो इमोशन है वो माँ के साथ जुड़ा हुआ है। इतना होने पर भी वो माँ बनना नहीं चाहता। बनना क्या चाहता है वो? टीचर। ऐसा क्यों? तो उन्होंने जो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया तो पता चला कि बच्चा है वो एक बनना चाहता है, वो है पूर्ण बनना चाहता है। तो जहां पर पूर्णता दिखती है वहां पर उसका एट्रैक्शन बनता है, वो बनना चाहता है। वो मानेगा सबको, बनेगा क्या वो प्रश्न है। आप 1000 लोगों को मानते हो, लेकिन आप बनना क्या चाहते हो ना, वो प्रायोरिटी में आ जाएगा आपका। देख लो, बनना क्या चाहते हो। ऋषि मुनि, ये जो मनोवैज्ञानिकों को, साइकोलॉजिस्टों को 2000 साल बाद पता चला ना, वो हमारे ऋषि मुनियों को 10,000 पहले पता चल रहा है, 10,000 साल पहले पता चल। ये साइकोलॉजी कि आप मानते किसको उसका फर्क नहीं पड़ेगा, आप बनना क्या चाहते हो ना, बहुत बड़ा फर्क। तो ये बच्चा माँ को मानता है लेकिन बनना क्या चाहता है? टीचर। क्या कारण है इसका? क्योंकि माँ में वो पूर्णता नहीं दिखती। माँ में प्रेम है, भाव है, जरूरियत पूरी करती है, इमोशन जुड़ा हुआ है, लेकिन वो देखता है कि माँ
जैसे ही घर पे आई तो सास ऑर्डर कर दी, बहू कहाँ गई थी। और ये मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज के सास में वो हिम्मत नहीं। आज सरकार बदल गई है, बहुत चली हुई 300-400 साल वो 3000 साल चली सास की सरकार, अब बहू की सरकार है आज। तो अब सास में वो हिम्मत नहीं है, लेकिन पहले की बात है। अब वो बहू से डरती है, क्योंकि बहू चली न जाए कहीं, वो उसकी फिक्र बनी रहे। क्योंकि अब तो क्या है कि खुला मैदान हो गया है, तो अभी कोई भी जा सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, तो अब कोई तकलीफ नहीं। तो वहां वो पूर्णता नहीं दिखता है। फिर उसका पति यानी कि उसका पापा आता है, वो भी बोलता है कि भोजन बनाया, चाय अच्छी नहीं थी, कल ठीक से नहीं बनाया था। वो देखता है कि ये देव जरूर है, लेकिन कोई देव का भी देव महादेव है उसके ऊपर, जो इसको कंट्रोल करता है। तो वो वहां पर पूर्णता नहीं देखता है। पूर्णता कहां देखता है? टीचर टीचर में पूर्णता दिखती है, क्योंकि उसके ऊपर है, प्रिंसिपल है, ट्रस्टी है, लेकिन वो हिडन है, उसके सामने कोई उसको कहता नहीं और नहीं कहना चाहिए, बराबर है। तो वो पूर्णता कहां दिखती है उसको? टीचर में दिखती है। तो हर रमेश ऐसा सोचता है कि मैं टीचर बन जाऊं। जब तक ये भ्रांति उसको रहती है, तब तक वो टीचर बनना चाहता है। जिस दिन ये भ्रांति हटी उसकी, उस दिन वो बताते हैं मैं फटीचर चाहे बन जाऊं, टीचर कभी नहीं। और उस दिन ये साइकोलॉजी है उसकी। इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि टीचर को आगे करें। आज समस्या क्या है पता है? एक बहुत बड़े श्रेष्ठी को गुरुकुल करना था, मुझे बुलाया ट्रेनिंग देने को टीचर। तो मैंने कहा कि कौन संभालेगा? तो बहुत बड़े थे, तो बोले मैं संभालू। मैंने कहा फ्रंट एंड पर कौन रहेगा? मैं रहूंगा। बोले कि जमीन मेरी, गौशाला मेरी, बराबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा, बराबर, पैसा मेरा, अकाउंट मेरा, तो मैं ही रहूंगा। तो मैंने कहा कि ये सब दशरथ राजा के पास था, तो भी वो नहीं रहे, और आपसे तो बहुत ज्यादा था। तो आश्रम दशरथ का नहीं था, वशिष्ठ का। तो आपको परिणाम लाना है कि आपको सेल्फ प्रमोट होना है? नहीं, परिणाम लाना। मैंने कहा परिणाम लाना है तो आपको पीछे रहना चाहिए, कोई और व्यक्ति आगे करना। बोले ऐसा क्यों? बताओ मुझे, लॉजिक बताओ। उनको लगा मुझे आगे आना, इसलिए मैं बोला। आदमी का माइंड हमेशा यही सोचता है, आप समझ गए ना। मुझे पता चल गया वो क्या विचार कर रहा है, इसके लिए मैंने कहा देखो, मुझे आपके कंधे पर बैठकर प्रसिद्ध नहीं होता है। जिसके कंधे पर बैठकर प्रसिद्ध होना था, उस पर आज भी बैठा हूँ, गुरु जी। और का कोई कंधा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास ये समर्थ कंधा। तो मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए बता। और वो शिक्षक को भी आप प्रमोट करेंगे, वो आपके होंगे, मेरे नहीं। तो आप ये तसल्ली रखो कि मुझे जरूरत नहीं है प्रमोट होने के लिए आपकी, बराबर। मैं गुरु जी के पास था तो उनका ही जीवन कार्य लेकर चल रहा हूँ, तो मुझे फिक्र नहीं। आपको अच्छा गुरुकुल चलाना है ना, तो इसका साइकोलॉजी में बता। तो बोले कि नहीं, मुझे समझाओ, लॉजिक दो। जैसे आप कहोगे मैं मान लूंगा, ऐसा नहीं। तो मैंने कहा देखो, उसका एक एक्स नाम था, मैं नहीं लूंगा, लेकिन मानोगे उनका नाम मनोज भाई था। तो मैंने कहा कि मनोज भाई, आप यहाँ अच्छा गुरुकुल करोगे तो न्यायाचार्य आएंगे वाराणसी से पढ़कर, बराबर है, तो वो पॉइंट होंगे, व्याकरणाचार्य होंगे, वेदाचार्य होंगे, आयुर्वेदाचार्य। अब उसको मानो कभी छुट्टी ले ली, जाना है घर पे 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, तो आएंगे आएंगे मनोज भाई, मुझे जाना है 8 दिन, तो छुट्टी चाहिए। हाँ हाँ जाओ, छुट्टी में कोई बात नहीं, अच्छा समय मत बिगाड़ना, आ जाना। फिर हो गया। दूसरा आया कि मुझे 4 दिन एक सेमिनार में जाना है मेहुल भाई का। ठीक है, सेमिनार में जाकर आओ, 4 दिन अच्छा विद्या सीख कर आओ, ज्ञान सीख कर आओ। ओके। तीसरा बोलता है मुझे रिसर्च करना है, तो मुझे 8 दिन जाना है। तो बोले अच्छा रिसर्च करके आओ 8 दिन। वो बच्चा देख रहा है कि ये न्यायाचार्य छुट्टी लेने के लिए इधर आता है, ये व्याकरणाचार्य ये छुट्टी लेने के लिए इधर आता है, ये आयुर्वेदाचार्य ये भी छुट्टी लेने के लिए आता है, ये दर्शनाचार्य ये भी छुट्टी लेने के लिए आता है। तो ये मनोज भाई कौन है? बोले धनाचार्य। बच्चा क्या सोचेगा पता है? धनाचार्य मुझे बनना है। यदि मैं धनाचार्य बन गया तो इसकी लाइन लग जाएगी।
ये मॉडर्न में और गुरुकुल में फर्क है, बराबर है। गुरुकुल में ये फर्क है कि उसको गुरु प्रधान, ज्ञान प्रधान, सब लोग का सपोर्ट है, लेकिन प्रधान ये है। अच्छा, अब आप हंसने लगे, क्योंकि जब जब मैं बोलता हूं ना कि चाणक्य ने बताया है शिक्षक कभी सामान्य नहीं हुए, तो अब वो शिक्षक को क्या लगता है पता है, ये मेरी बात है, तब उसको ये लगता है तो वो छाती के ना 3600 की हो जाती, ये मेरी बात चाणक्य कर रहा है, शिक्षक सामान्य नहीं, बराबर। फिर दूसरा पत्ता मैं देखता हूं चाणक्य का कि चाणक्य शिक्षक किसको मानते हैं, बराबर है। तो हम बाजार में रेकड़ी में उठकर पाव भाजी खाते हैं और हम मानते हैं कि चाणक्य ने शिक्षक कहा था वो मैं ही हूं। तो चाणक्य ने शिक्षक के गुण बताए कि इतने गुण वाला है, हमको शिक्षक हम है तो हमको ये पालन करना है, हमको ये फॉलो करना है, तब हम टीचर है। हमारा समय सर आना, हमारी डिसिप्लिन, हमारे सद्गुण, हमारी कार्यनिष्ठा, हमारा डेडिकेशन, वो ऐसा होना चाहिए शिक्षकों का। केवल श्रेष्ठियों को नियम नहीं है, केवल संचालकों को नहीं है, शिक्षकों को सबसे ज्यादा नियम, हमको सबसे ज्यादा नियम आचार्यों के। तभी एक बात मैं बताऊं, वो मैं सेमिनार रखा था बंबई में, अपने ये स्कूल वाले बोरीवली में, बोरीवली में स्कूल चला था, क्या नाम है उनका, ये प्रभु जी, एक सेमिनार रखा था उन्होंने मेरा अपना, ये वहां पर अपना बाल गोपाल थे ना, है, हाँ गोपाल वहां पर उसके पास था। तो वो एक विदेश से कोई कुछ मोन्टेसरी पद्धति और ये कोल्ड्रोफ स्टेइनर की पद्धति है कुछ, वो सारा अभ्यास गुरुदेव ने किया था। इसके लिए सारा का कंपेरेटिव स्टडी विश्वनाथ गुरु जी ने रखा है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा शिक्षण में कितने कितने लोगों ने काम किया है। तो ये सारा का सारा वो बड़ा बता रहे थे, तो मुझे उन्होंने अचानक प्रश्न किया, तो वो सारे शिक्षक लोग आए और उन्होंने मुझे प्रश्न किया कि हमारे यहाँ बहुत बच्चा कोई बहुत अच्छा काम करता है, उसको प्रमोट करने के लिए एक मेथड हमने सोची है, साइकोलॉजिकली विचार किया, तो वो है डिनर विथ प्रिंसिपल, बराबर। वो उस दिन बच्चा प्रिंसिपल के साथ भोजन करता, तो ये पता है ना आपको, आपको पता नहीं होगा, बाहर चल रही, यहाँ नहीं होगी ये सब। तो वो बोले कि आपके यहाँ ऐसा कुछ है उसको करने के लिए, मैंने कहा कि यहाँ है। तो आपके यहाँ क्या होता है, बोले डिनर विथ प्रिंसिपल। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल भोजन करता है ना, वो उस दिन हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को सब मिलता है जो प्रिंसिपल खाता था। कितना मजा आ जाएगा बच्चे को। मुझे बताया कि आपके यहाँ ऐसी कोई सिस्टम है, मैंने कहा है ना। बच्चे जब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं तो उसको एक सजा होती है कि डिनर विथ आचार्य, बराबर है। तो यहाँ का क्योंकि तो यहाँ का जो कुछ गलती हुई तो उसको भोजन, तो एक तो उसके पास बैठकर संकोच होगा, पूरा भोजन नहीं कर पाएगा। जैसे कुत्ता के पास बिल्ली लेकर भोजन कर पाएगी, तभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी डांटेगा, अभी कुछ कहेगा, तो एक तो आधा तो भूखा ऐसे ही भूख मर जाएगी। दूसरा क्या होता है कि जो वो खाता है वही उसको खाना है। तो हमारे में ऐसे 32 बात के भोजन और उसके ऊपर ड्रिंक ऐसा कुछ नहीं होता है। एक नीम के पत्तों की भाजी रख देते हैं, या वो भाजी, उसको लगता है कि इसके साथ में भोजन करने कहाँ आ गया, क्योंकि दो ही वस्तु है, और उसमें भी एक तो कड़वी है भी। तो ये दूसरी बार ये गलती नहीं करता है कि ऐसे आदमी के साथ भोजन, वो दोनों में फर्क है। यहाँ पर खुद जीना है, वहां पर चलेगा डिनर विद प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल पूरा थाली लेकर बैठ गया, उसके ऊपर ड्रिंक भी चाहिए उसको। यहाँ बच्चों का घड़तर करना है, उसको लगता है कि गुरु ये नहीं खा रहा है तो खुद छोड़ देगा। उसको ये लगता है कि ये इतना रोग न होने के बावजूद संयमित रख रहा है तो मुझे बदलना। ये हमारे शिक्षकों का कर्तव्य है। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि जिससे बच्चे प्रेरणा मिले, मुझे ये नहीं खाना है, केवल उपदेश से नहीं चलेगा।
तो बच्चों का 0 से 5 साल का सबसे बड़ा दायित्व माता पिता का, उसके बाद का शिक्षक का। अब 5 साल के लिए और 5 साल तक ये 5 बातें पूरी होती है: सात्विक आहार, सात्विक विहार, सुवर्ण प्राशन, बाल औषधिया और संस्कार। ये 5 वस्तुएं मैंने बताई, वो अन्नमय कोश के लिए ये 5 वस्तुएं बहुत जरूरी है 0 से 5 साल। क्या लाभ है? इतना करने से बच्चे का ग्रोथ हार्मोन्स प्रॉपर हो जाता है, शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है, मानसिक स्वास्थ्य का बेस बन जाता है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का बेस शारीरिक स्वास्थ्य है। शारीरिक स्वास्थ्य जिसका प्रॉपर नहीं ना, उसका मानसिक स्वास्थ्य भाग्य से ही अपवाद रूप में ही अच्छा हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। बराबर, ये जरूरी है, ये दोनों का रिदम है, शरीर और मन। ऐसा नहीं है कि शरीर कुछ भी करे और मन की कुछ भी करे, ऐसा नहीं।